बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 से। और चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। तो आपको ये मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ऑपस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको ज्ञात है कि जीव है वो जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। तो ये पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, ऑपस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। और जो ऑपस्प्रिंग बनती है, जो संततियाँ बनती है, उनके बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो उनके पेरेंट्स के समान होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, वो पेरेंट्स के समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स होंगे, बहुत से लक्षण होंगे, वो पेरेंट्स से ऑपस्प्रिंग के अंदर स्थानांतरित होते हैं, उसमें ट्रांसमिट होते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? तो कैरेक्टर्स जो होंगे वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, वो फंक्शनल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो बिहेवियरल प्रकार के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स, ये लक्षण जो होते हैं वो जनकों से संततियों के अंदर जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हों या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हो, ऐसे कैरेक्टर्स को बोला जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो ऐसे लक्षण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर स्थानांतरित होते हो, उन्हें आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। तो ये दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक आता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स और दूसरा आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होंगे? ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण जो ऑफस्प्रिंग के अंदर कहाँ से प्राप्त होते हैं? जनकों से प्राप्त होते हैं। ये हम कहें कि लक्षण जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हो, स्थानांतरित होते हो, उन कैरेक्टर्स को हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद में आपको मेंडल के कार्यों के बारे में मालूम होगा। मेंडल ने अपने जो वर्क है वो गार्डन पी के ऊपर किया और हम जिसको बोलते हैं पायसम सेटाइवम के ऊपर किया। और उन्होंने बताया कि जो लक्षणों की वंशागति है वो सूक्ष्म कणों के द्वारा निर्धारित होती है। उन कणों को उनके द्वारा क्या नाम दिया गया था? फैक्टर नाम दिया गया था। और ये फैक्टर जो होते हैं वो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये मेंडल के द्वारा बताया गया था। ये जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर्स में पाए जाते हैं और इनके कारण जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो ये फैक्टर क्या होंगे? सेपरेट हो जाते हैं, इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो वापस ये फैक्टर क्या होंगे? पेयरिंग कर लेंगे, अपने साथ वाले फैक्टर के साथ में ये पेयरिंग करते हैं। तो मेंडल के द्वारा अपने जो स्टडी है उसके आधार पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे और बताया था कि किस प्रकार से लक्षणों की वंशागति होती है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, कोरेंस और शेरमार्क, और साथ में एक है डिवेरिस। मेंडल का जो वर्क था उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो एक ऐसे जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ था जो ज़्यादा फेमस नहीं था। तो उनके कार्यों के ऊपर जो उस समय के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब बाद में कोरेंस, शेरमार्क और डिवेरिस ने अलग अलग अपनी स्टडी की और उनका रिजल्ट समान रूप से मेंडल के समान ही आया। मेंडल के द्वारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दिए गए थे उन्हीं प्रकार से उनके रिजल्ट भी प्राप्त हुए। तो इनके द्वारा पुनः मेंडल का जो कार्य था उसकी व्याख्या की गई, उससे समझाया गया। तो हम कह सकते हैं कि कोरेंस, शेरमार्क और डिवेरिस ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। उसके बाद में सटन और बावेरी नाम के साइंटिस्ट आते हैं। जब मेंडल के द्वारा बता दिया गया था कि जो लक्षणों की वंशागति की होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फैक्टर होता है। लेकिन फैक्टर या कारक का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, वो कहाँ पाया जाता है और उसका संरचना किस प्रकार से है, उसका नेचर किस प्रकार से, ये बताने में वो असफल रहे थे। उसके बाद में सटन और बावेरी नाम के साइंटिस्ट आए, बावेरी एंड सटन। इन्होंने थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से मेंडल ने फैक्टर बताए थे और फैक्टर जो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो फैक्टर वास्तव में क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम्स है। और जो लक्षणों की वंशागति की होती है वो किसके कारण से होती है? क्रोमोसोम्स के कारण होती है। उन्होंने बताया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब होता है एक ही नंबर के क्रोमोसोम, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम। जो सेल होगी डिप्लाइड, उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो एक पेरेंट्स मतलब फादर से प्राप्त होते हैं और एक मदर से प्राप्त होते हैं। हम एक फीमेल से प्राप्त होता है और एक मेल से प्राप्त होता है, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, प्रजनन के समय जो गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान ये क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाता है। जिस प्रकार से मेंडल के द्वारा बताया गया था कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो फैक्टर हैं वो उनका कैसा होता, उनको वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से बाबिरी और सटन के द्वारा बताया गया कि जो क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो भी क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो जाइगोट निर्माण के समय ये क्रोमोसोम वापस अपनी पेयरिंग कर लेते हैं। इस आधार पर उनके द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की गई थी सटन और बावेरी के द्वारा 902 के अंदर। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया कि क्रोमोसोम होते हैं वो लक्षणों की वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे इनके द्वारा जो फर्दर स्टडी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि क्रोमोसोम में कोई ऐसा सबस्टेंस ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो क्रोमोसोम से भी छोटा होता है, जो लक्षणों की वंशागति के लिए निर्धारित करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सटन और बावेरी के द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी देने के बाद में अपनी फर्दर स्टडी के अंदर बता दिया गया था क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला कोई पदार्थ है जो लक्षणों की वंशागति को निर्धारित करता है। तो एक साइंटिस्ट आए जॉनसन नाम के, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट आए और इनके द्वारा बताया गया कि क्रोमोसोम पर जो पदार्थ पाया जाता है, जो सटन और बावेरी के द्वारा स्मॉल सबस्टेंस के बारे में बताया, वो वास्तव में क्या है, जीन है। जो टर्म जो दी है जीन टर्म, वो किसके द्वारा दी गई है, जॉनसन के द्वारा दी गई। ठीक है, और बताया कि जो लक्षणों की वंशागति होती है वो किसके द्वारा होती है, जीन के द्वारा होती है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हो रहा है जिनका नाम है मॉर्गन। आपने नाम सुना होगा मॉर्गन का। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया है। किस पे किया, फ्रूट फ्लाई पे किया। और फ्रूट फ्लाई का जूलॉजिकल नेम आपको मालूम होगा क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो स्पीसीज है, इस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने और बताया कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या बताया, जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं और इन विशिष्ट स्थानों को लोकस कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिए फॉर एग्जांपल अपन बताएं, ये क्रोमोसोम है, तो इस पर विशिष्ट स्थान होंगे जो जीन की पोजीशन को डिटरमिनेट करते हैं। इनको क्या बोला उन्होंने, लोकाई, या सिंगुलर फॉर्म हम बोले लोकस। तो मॉर्गन के द्वारा बताया गया कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं और जो जीन होंगे वो लक्षणों की वंशागति को निर्धारित करते हैं। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, जीन के कारण होते हैं। और जीन क्रोमोसोम पर जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, लोकस या लोकाई कहते हैं। अभी तक की जो स्टडी थी मेंडल से लगाकर हम मॉर्गन तक आए। मेंडल के द्वारा फैक्टर बताया गया और उसके बाद में सटन और बावेरी के द्वारा क्या बताया गया, उसको क्रोमोसोम बताया गया, जॉनसन के द्वारा जीन बताया गया। तो इनका अभी तक हमको स्ट्रक्चर या इसका केमिकल नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। तो आगे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस जीन के स्ट्रक्चर की खोज के लिए अपना कार्य किया कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसका नेचर किस प्रकार से होता है। तो इसी क्रम में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल के अंदर, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा पस सेल्स का अध्ययन किया गया और उसमें उनके द्वारा एक डेस सबस्टेंस की खोज की गई। तो फ्रेडरिक मिसर नाम के जो साइंटिस्ट थे है फ्रेडरिक
फ्रेडरिक मिसर, इनके द्वारा अपनी स्टडी की गई। और अपनी स्टडी किसके ऊपर की गई? इनके द्वारा पस सेल के ऊपर की गई। पस सेल वास्तव में क्या होती है? आपको मालूम होगा, पस सेल जो होती है वो उसमें WBCs होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। तो उसके अंदर उनकी स्टडी की गई और बताया गया कि इसके अंदर एक एसिडिक पदार्थ होता है जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिन। मतलब जो पस सेल्स है उसमें उनको एक एसिडिक पदार्थ मिला, डेंस एसिडिक पदार्थ मिला, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है। आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि हो सकता है कि न्यूक्लिन जो है वो पदार्थ है जो लक्षणों की वंशागति को निर्धारित कर रहा है। जो जीन बताए वो यहाँ पर प्रेजेंस होना उनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए हेल्टमैन नाम के, इनके द्वारा जो फ्रेडरिक मिसर के द्वारा न्यूक्लिन जिसको बताया गया है इसमें से इन्होंने प्रोटीन को आइसोलेट किया। ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लिन है उसमें क्या है? प्रोटीन है और दूसरा पदार्थ होता है जो कैसा होता है? एसिडिक सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो हेल्टमैन के द्वारा क्या किया गया? न्यूक्लिन से प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, उसको अलग कर दिया। जो एसिडिक सब्सटेंस है उसका नाम इनके द्वारा दिया गया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हेल्टमैन के द्वारा नाम ये दिया गया कि जो न्यूक्लिन था उसमें से प्रोटीन को आइसोलेट करने के बाद में जो अम्लीय माध्यम बचा था या अम्लीय पदार्थ बचा था उसको हेल्टमैन के द्वारा न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेवेन। ये अपनी स्टडी ईस्ट कोशिकाओं के ऊपर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें उनको राइबोशर्करा मिली। उन्होंने इसके अंदर राइबोशर्करा की खोज की और आगे अपने स्टडी के अंदर उनके द्वारा बताया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको अल्टीमेट न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है उसमें राइबोशर्करा पाई जाती है। और राइबोशर्करा भी दो रूपों के अंदर उनको देखने को मिली। एक थी वो डीऑक्सी प्रकार की थी, तो इस प्रकार से इन्होंने इसे दो भागों में विभक्त किया, एक डीएनए और एक आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में लेवेन के द्वारा इसको विभक्त किया गया। बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सी प्रकार की होती है। जो राइबोशर्करा जो पेंटोस शुगर होती है वो कैसी होती है? डीऑक्सी प्रकार की होती है। और आरएनए के अंदर जो होता है वो राइबो शुगर पाई जाती है। इस प्रकार अभी तक हमारी जो स्टडी चली है उसमें हमारे पास में जो सब्सटेंस आए हैं, एक तो आया प्रोटीन और दूसरा आया न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास में दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है। तो अब जो जेनेटिक मटेरियल है जिनको जीन कहा गया है, क्या वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? क्या वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं? क्या वो आरएनए से मिलकर बने होते हैं? इसके बारे में फर्दर स्टडी की गई। हम बताएं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या प्रोटीन है? क्या आनुवंशिक पदार्थ कोई न्यूक्लिक एसिड है? न्यूक्लिक एसिड में वो डीएनए है या आरएनए है? तो इसके ऊपर जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा स्टडी की गई और आनुवंशिक पदार्थ की खोज करने के लिए उनके द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।